एक व्यक्ति अपने 5 से 10 साल की कमाई सिर्फ एक वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने में खर्च कर दे रहा है और इसका परिणाम क्या हो रहा है जानते हैं। और ये तो सिर्फ एक हिस्सा है उन दुष्परिणामों में से जो कि एक लड़की के जीवन को पड़ते हैं इन वेडिंग्स की वजह से। और मैं ये अपने पार्ट से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक फैक्ट है कि एक एवरेज इंडियन दोगुना पैसा खर्चा करता है शादियों पर एजुकेशन के मुकाबले। वहाँ तो पिताजी शान से घूम रहे होंगे और सबको ये कह रहे होंगे कि देखो मैंने अपनी बेटी की शादी कितने भरे घर में की और कितने धूमधाम से की, लेकिन यहाँ बेटी का क्या हाल हो रहा है ये सिर्फ बेटी ही जानती है। हेलो दोस्तों, आज मैं इंडियन वेडिंग्स के काले सच को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने अपने जीवन में बहुत सारी शादियां देखी होंगी और उन्हें एंजॉय भी किया होगा और शायद आपकी भी यह तमन्ना होगी कि आप अपने भाई बहनों की या अपने बेटा बेटी की शादी धूमधाम से करें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच थोड़ी तो जरूर दरभगाएगी। और भले ही आप इन वेडिंग्स को कितना भी पवित्र, इम्पोर्टेंट या धार्मिक मानते हो, लेकिन सच बात तो ये है कि ये 1 से 2 दिन का दिखावा, बल्कि झूठा दिखावा आपके जीवन को कितना नुकसान पहुंचा रहा है इसका आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं, मैरिज और जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ यानी वेडिंग्स, इनके बीच क्या अंतर होता है। तो मैरिज में 2 लोग एक दूसरे से जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं और ये कहीं भी किया जा सकता है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कोर्ट में, जहाँ बस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दो और शादी हो गया। जबकि वेडिंग एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है जिसमें बहुत सारा तामझाम और पैसा लगता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आजकल शादी करने के लिए वेडिंग ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। अमीर हो या गरीब, छोटा आदमी हो या बड़ा, 1 रुपए कमाता हो या 1 लाख, सबको एक जैसी वेडिंग ऑर्गेनाइज करानी ही, तो वो भी ग्रैंड वेडिंग। लोग इसमें इतना दिखावा करने लगते हैं कि वे ये भूल जाते हैं कि इस वेडिंग पर उनके कितने सालों की कमाई लगने जा रही है। और उनको उकसाने वाले कुछ भुट्टे बेरोजगार, जिनका कोई काम धाम न हो, जिन्हें कुछ न उखाड़ा हो, वही होते हैं। उनके हिसाब से जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यही है, इसलिए जीवन की सारी कमाई इस पर उड़ा दें। और इसकी वजह से ऐसे खराब इम्पैक्ट पड़ रहे हैं सब पर, लड़के पर, लड़की पर, माँ बाप पर, समाज पर, जिसे सुनकर आप एक पल तो चौंक कर ही रह जाएंगे। और इसका सीधा सा सोल्यूशन भी यही है कि शादी करने के लिए वेडिंग ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल भी जरूरी ना हो। जिसका मन हो, जिसके पास भर भर के पैसा हो, वो वेडिंग ऑर्गेनाइज करे, नहीं तो न करे। उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि उसे भी वेडिंग ऑर्गेनाइज करनी ही है। और जो पैसा वहाँ लगाया जाता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाए। लेकिन ऐसे करने से तो कोई मानने नहीं वाला, या यूँ कहे तो समझने नहीं वाला। तो यह वीडियो इसी पर्पज के लिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों की आंखें खुल सके और इस वेडिंग्स के चकाचौंध के पीछे छुपी हुई डार्क साइड को भी जान सके। और यह वीडियो कई पार्ट्स में आएगा क्योंकि इसकी दुष्परिणामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक वीडियो में तो वो नहीं सिमटने वाली। तो इसके पहले पार्ट में चलिए जानते हैं कि ये वेडिंग कल्चर लड़कियों के जीवन को कैसे बर्बाद कर रहा है। तो इंडिया का वेडिंग मार्केट आज $130 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और एक एवरेज इंडियन वेडिंग पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? लगभग 1,40,000। इसका मतलब यही हुआ कि एक व्यक्ति अपने 5 से 10 साल की कमाई सिर्फ एक वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने में खर्च कर दे रहा है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है जानते हैं? लोग इस खर्चे के दर से लड़कियों को पैदा होते ही, इनफैक्ट पैदा होने से पहले ही मार दे रहे हैं, जो खर्चा बिल्कुल फिजूल है। अगर शादी बिना धूमधाम और चक्कर पकड़ से भी किया जाए तो भी घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके लिए लड़कियों को मारा जा रहा है। 2011 के जनगणना के मुताबिक देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 62 करोड़ 37 लाख मेल्स हैं और 58 करोड़ 64 लाख फीमेल्स हैं। यानी मेल और फीमेल की जनसंख्या के बीच 4 करोड़ का अंतर है। तो ये अंतर कहाँ से आया? और ऐसा भी नहीं हो सकता कि देश में लड़के ही ज्यादा पैदा हो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% की होती है। इसका मतलब इसका मेन कारण भ्रूण हत्या या फीमेल इन्फेंटिसाइड ही है। और ये फीमेल इन्फेंटिसाइड हो क्यों रहा है? लड़कियों को बहुत समझने की वजह से, उनके आने से जो खर्चा बढ़ जाएगा उसकी वजह से। और वो खर्चा क्या है? शादी। और एक और पैमाना है जिससे लड़कियों के प्रति इस अत्याचार को भांपा जा सकता है, और वह है सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के मुताबिक इंडिया का सेक्स रेशियो 940 है, यानी हर 1000 मेल्स पर सिर्फ और सिर्फ 940 फीमेल्स ही है। 60 लड़कियां कहाँ गई? यहाँ। और अगर इसे वर्ल्ड एवरेज से कंपेयर किया जाए तो वर्ल्ड एवरेज सेक्स रेशियो 984 है और इंडिया का 940, यानी भारत की कंडीशन दुनिया के और देशों से बहुत ही ज्यादा खराब है। और रिसर्च करते समय मुझे यह भी पता चला कि भारत के शिक्षित राज्यों में यह रेशियो बहुत अच्छा है।
केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो कि शिक्षित राज्य हैं उनमें यह रेशियो 1000 के पार है, यानी हर 1000 मेल्स पर 1000 से भी ज्यादा फीमेल्स है। और यही से यह पता चल जाता है कि शिक्षित लोग इन सब घटिया कामों में बिल्कुल भी नहीं पड़ते, यानी इसमें ज्यादातर हाथ अनपढ़ लोगों का ही होता है। और कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं इससे बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा, लेकिन जो ओवरऑल देखा जाए जो फैक्ट कहते हैं वही सच है। तो देखिए इस जबरदस्ती और फिजूल के खर्चे का क्या दुष्परिणाम पड़ रहा है। और ये तो सिर्फ एक हिस्सा है उन दुष्परिणामों में से जो कि एक लड़की के जीवन को पड़ते हैं इन वेडिंग्स की वजह से। तो चलिए अब जानते हैं कि जो लड़कियां पैदा हो जाती हैं उनके जीवन पर इसकी वजह से क्या क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं। तो भ्रूण हत्या के बाद दूसरा असर पड़ता है इनकी पढ़ाई पर। और क्योंकि लड़की को पराया धन समझा जाता है और तो और उनकी शादी के लिए भी पैसा जुटाना पड़ता है, इसलिए लोग उनकी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उन्हें ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है। इंडिया का लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के मुताबिक 74% है, यानी पूरी पॉपुलेशन में से 74% लोग जिनका एज 7 साल से ज्यादा है वो पढ़ना और लिखना जानते हैं। और ये तो इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट है। अगर मेल्स और फीमेल्स का अलग अलग देखा जाए तो मेल्स का लिटरेसी रेट 80% है, जबकि फीमेल्स का सिर्फ 64%। और यहाँ से यह बिल्कुल प्रूफ होता है कि लड़कियों को लड़कों से कम पढ़ाया लिखाया जाता है। और मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि एक लड़की की पैदा होने से कोई भी एक्स्ट्रा बोझ नहीं बढ़ता, बल्कि उतना ही फायदा होता है जितना एक लड़के के पैदा होने से होता है। कैसे, चलिए बताता हूँ। लोग लड़कियों को क्यों नहीं पैदा करना चाहते, इसका मेनली 2 कारण है। पहला तो उनकी शादी में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, और दूसरा अगर उन्हें पढ़ाया लिखाया भी जाए तो भी जब पैसा कमाने की बारी आएगी तब तो वो अपने पति के घर चली जाएंगी, है ना। तो इसका सोल्यूशन बताता हूँ। पहला, शादी के खर्चे का सोल्यूशन यही है कि शादी धूमधाम से कराओ ही, कोर्ट में शादी करा दो। इससे उनके शादी के खर्चे का टेंशन ही नहीं बचेगा। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप कोर्ट में शादी करा रहे हैं तो आप गरीब हैं। इससे आपकी अमीरी या गरीबी का कोई ताल्लुकात नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आदमी यहीं पर बेवकूफ बन जाता है, इसे अपनी इज्जत से जोड़ने लगता है कि इज्जत कम हो जाएगी। अरे बोलने दो ना, जो कुछ भी बोलता है कोई भी। भैंस के आगे बीन बजाना बेवकूफी है, ये तो आपको पता है, लेकिन गधों के सामने भी बीन बजाना बेवकूफी है, ये आपको नहीं पता। तो आधे ज्ञान के क्या फायदा हुआ। और दूसरा रहा पढ़ाने लिखाने की बात, कि लड़कियां पढ़ लिख कर तो दूसरों के घर चली जाएंगी, उन्हें कमा कर देंगी, तो हम उन्हें क्यों पढ़ाए लिखाएं, इसमें हमारा क्या फायदा। तो मैं इसमें आपको फायदा दिखाता हूँ। अगर आपकी बेटी पढ़ने लिखने के बाद दूसरे के घर चली जाएगी तो दूसरे की बेटी भी तो आपके घर आएगी। और सोचो अगर देश की सारी लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो आपके घर जो आएगी वो भी तो आपको कमा कर दे सकती है। तो आपने जिसे पढ़ाया लिखाया वो भले ही आपको कमा कर न दे, लेकिन किसी और ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया होगा, वो आपके घर आएगी तो आपको भी कमा कर देगी। तो लड़कियों को भी पढ़ाने लिखाने में आपका ही फायदा है, बस आप उस फायदे को देख नहीं पाते। और बिल्कुल यहीं से शुरुआत होता है लड़कियों का शोषण, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है तो वे अपना अधिकार कैसे मांगेंगी, औरों से कैसे लड़ेंगी, आत्मनिर्भर कैसे बन पाएंगी। और अगर आत्मनिर्भर नहीं है तो हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, शादी के पहले बाप पर और शादी के बाद पति पर। और इसकी झलक आप इन आंकड़ों में भी देख सकते हैं। लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर कोर्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 32.8% महिलाएं जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है वो लेबर फोर्स में है, यानी देश की 2/3 महिलाएं कोई भी प्रॉफिटेबल काम नहीं करती अपने घर के कामों के अलावा। और वे इसका मेन रीजन बताती हैं कि पहला तो उन्हें बच्चों का पालन पोषण करना है, और दूसरा उन्होंने यह मान लिया है कि उन्हें सिर्फ घर बार संभालना है। और सिर्फ नॉर्मल कमाने खाने में ही नहीं, पावर और पोजीशन के मामले में भी उनकी भागीदारी बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ एजुकेशन न होने की वजह से। जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 14% सांसद ही महिलाएं थीं, और राज्यों के विधानसभा में तो इनकी भागीदारी और भी ज्यादा कम है। 2020 के एक डेटा के मुताबिक महिलाओं का एवरेज रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में 10% से भी कम है। ऐसे कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ पाएंगी महिलाएं, कैसे हो पाएगा महिलाओं का सशक्तिकरण। और एक और डेटा है इसी के संदर्भ में जो महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचले कोर्ट्स में भागीदारी को दर्शाता है। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट में महिला जजेस की भागीदारी सिर्फ और सिर्फ 9.4% की थी, और वहीं हाई कोर्ट्स में 13.4%। यानी यहाँ भी महिलाओं का वही हाल है जो नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक जज ही महिला जज के रूप में कार्यरत है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हर 10 जजेस में से। यहाँ तक आते आते ज्यादातर महिलाओं का करियर तो चौपट हो ही जाता है, यानी अब उन्हें जीवन भर किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा। और अगर आप किसी और पर निर्भर रहेंगी तो ये तो भूल ही जाइए कि आपकी बातों की कोई वैल्यू होगी। तो ये तो हमने समझ लिया कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, और इसकी वजह से उनका देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान नहीं हो पाता। लेकिन इसका दुष्परिणाम तो अभी बाकी है, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई न करने से जीवन में कोई समस्या ही न आए तो कौन चाहता है पढ़ाई लिखाई करना, काम करना।
तो चलिए अब जानते हैं कि करियर न बन पाने की वजह से उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। तो जैसे ही एक लड़की जवान होती है तो उसे पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, तो एक ही काम बचता है, वो है शादी। तो इसके लिए नाना नानी बुआ काकी मौसा मौसी चाचा चाची फलाना ढमकाना सब आतुर हो जाते हैं कि बिटिया की शादी हम कराएंगे। पढ़ाने कोई नहीं आया, पढ़ाने छोड़ो, एक बार कोई मुंह से कहने नहीं आया कि लड़की को पढ़ा लिखा दो, लेकिन शादी करने सबको ही आएगा। और उन्होंने भी अपने जीवन में शादी के अलावा कुछ किया नहीं होता, तो ये चले आते हैं रिश्ता लेकर। और इसके बाद लड़की की शादी होती है बिना उसकी मर्जी जाने। हाँ, और उसमें खूब पैसा भी उड़ाया जाता है। जितना उसकी पढ़ाई में खर्चा हुआ हो उससे 2 गुना तो उसकी शादी में खर्चा होता है। और मैं ये अपने पार्ट से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक फैक्ट है कि एक एवरेज इंडियन 2 गुना पैसा खर्चा करता है शादियों पर एजुकेशन के मुकाबले। और वहीं यूएस का देखा जाए तो वहाँ लोग आधे से भी कम पैसा खर्चा करते हैं शादियों पर, जितना उन्होंने एजुकेशन पर खर्चा किया हो। और लोग कहते हैं कि इंडिया पीछे क्यों है, देख लो खुद ही। और इंडिया में दहेज भी खूब चलता है, बिना दहेज की शादी नहीं हो सकती, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। भारत में लगभग 95% शादियों में दहेज दिया जाता है, जबकि ये इलीगल है। और दहेज इसलिए भी लगता है कि लड़का तो चाहिए आपको 1 लाख कमाने वाला, और आपने अपनी लड़की को 1 रुपए कमाने लायक भी नहीं छोड़ा या नहीं बनाया, तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। और वहीं आपने अपनी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया होता और वो भी अच्छा पैसा कमाती, उसके बाद लड़के वालों की हिम्मत नहीं होती आपसे दहेज मांगने की। और शादी होने के बाद भी उनके साथ बहुत बार डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, जिसमें फिजिकल वायलेंस, जिसमें पत्नी को मारना पीटना आदि शामिल होता है। वो देश की 28% महिलाओं ने रिपोर्ट किया है कि उनके साथ कभी न कभी फिजिकल वायलेंस हुआ है। और दूसरा इमोशनल वायलेंस, जिसमें हरासमेंट, धमकी, एब्यूज, ब्लेमिंग, आइसोलेशन आदि शामिल होता है, यानी पत्नी को इमोशनली प्रताड़ित करना। उसका रिपोर्ट लगभग 14% महिलाओं ने किया है। और तीसरी चीज है सेक्सुअल असॉल्ट या मैरिटल रेप। इसे तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग मानने से भी इनकार कर देते हैं कि ऐसे भी कोई चीज होती है। और दुख की बात तो यह है कि इंडिया में इसके लिए कोई कानून भी नहीं है। और इसके बाद और भी कई प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं महिलाओं पर, जैसे कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना या सीधा मार ही देना, ऐसा भी होता है कई बार। और इसके विरोध में पत्नी ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वे पति को छोड़ देती हैं या केस करने की वजह से उनका पति जेल चला जाता है तो उन्हें खिलाएगा कौन, क्योंकि उनके पूजनीय पिताजी ने तो उन्हें इस काबिल बनाया ही नहीं कि वो खुद से कमा खा सके। वहां तो पिताजी शान से घूम रहे होंगे और सबको ये कह रहे होंगे कि देखो मैंने अपनी बेटी की शादी कितने भरे घर में की और कितने धूमधाम से की, लेकिन यहाँ बेटी का क्या हाल हो रहा है ये सिर्फ बेटी ही जानती है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इसका सीधा सा सोल्यूशन ही यही है कि शादियों पर पैसे उड़ाना बंद कीजिए और अपनी बेटी की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, ताकि वह अपना जीवन तो संवारे ही, उसके साथ साथ अपने पति की भी मदद करे घर को चलाने में और देश की मदद करे अर्थव्यवस्था चलाने में, क्योंकि बेटी की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, लोगों का कहना नहीं।